आपने सोशल मीडिया में एक वीडियो देखा होगा या अपने अखबार या चैनल में खबर पढ़ी या देखी होगी कि एक बेंगलुरु के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर अतुल सुभाष ने एक वीडियो जारी किया और उस वीडियो में उसने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर आरोप लगाया कि किस तरीके से उन पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया दहेज प्रताड़ना का और उनको मतलब परेशान किया गया। उसने तंग आकर पूरी व्यवस्था से सिस्टम से तंग आकर के उन्होंने आत्महत्या कर ली। उनकी जो आत्महत्या है और जिस तरीके से उन्हें 1 घंटे से अधिक के अपने वीडियो में और 24 पन्ने के लिखे गए सुसाइड नोट में जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातें कही, वो न केवल जनमानस को हिला देने वाली हैं बल्कि ये पूरा जो सिस्टम है और जो ये कानून है, खासतौर से दहेज प्रताड़ना की जो धारा 498A है और दुष्कर्म की धारा, मैं यहां पर एक चीज को और जोड़ रहा हूं कि जो दुष्कर्म के मामले हैं खासतौर से 376 धारा 376 जो दुष्कर्म का कानून है, इन पर सवालिया निशान लग गया है। किस तरीके से इन मामलों का दुरुपयोग हो रहा है, आज मैं इस विषय पर आपसे बात करूंगा। और जो दुष्कर्म के मामले हैं और दहेज प्रताड़ना के मामले हैं, इन पर जो हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और यहां तक कि जो देश की अन्य अदालतें हैं, उन्होंने पहले भी ये प्रश्न उठाया है और ये कहा है कि इन कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है और संसद को इस पर पहल करनी चाहिए, कानून बनाना चाहिए ताकि ये कानूनों का दुरुपयोग ना हो पाए। देखिए, कई बार ऐसा हम देखा गया है कि ये चाहे दहेज प्रताड़ना का उत्पीड़न का मामला हो या दूसरा मामला जो दुष्कर्म का है, इन मामलों में जब निर्दोष लोग फंस जाते हैं, उनको फंसा दिया जाता है झूठे आरोपों में और वो जेल चले जाते हैं, तो कई बार उनको इस आरोप को मतलब झूठा साबित करने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ गंवाना पड़ता है। और जब उनको न्याय मिलता है उस समय ये स्थिति रहती है कि वो अपना सब कुछ खो चुके होते हैं, अपना समय, अपना पैसा, अपना परिवार, अपनी इज्जत, शोहरत, सब कुछ उनका बर्बाद हो जाता है। तो मैं आज इसी जो है वीडियो के इस अंक में इन्हीं दोनों मुद्दों पर मैं बात करूंगा और सर्वप्रथम मैं लूंगा दहेज उत्पीड़न के मामलों। अभी यदि मैं बात करूं तो जो सबसे ताजा उदाहरण है वही अतुल सुभाष का इंजीनियर का मामला है, जिसमें जो है उन्होंने एक घंटे से अधिक का वीडियो जारी किया और उस वीडियो में उन्होंने अपनी पत्नी, अब उसकी माँ और साले और चाचा पर आरोप लगाया कि किस तरीके से पहले उनसे मतलब तलाक ले लिया गया और फिर इसके बाद तलाक लेने के बाद पत्नी ने जो अपने भरण पोषण के लिए जो पैसा देता था पति, उसी पैसे से किस तरीके से उन पर दहेज उत्पीड़न का झूठा मामला दर्ज करा दिया और इसके अलावा झूठा जो मामला दर्ज कराया और उनसे 3 करोड़ रुपए की मांग की। जब उन्होंने ये पैसा देने से मना किया तो उनको और अधिक तंग किया गया और लगातार उनको अपने ऑफिस जो बेंगलुरु में था वहां से जौनपुर आना पड़ता था मुकदमे के सिलसिले में। उन्होंने तो ये भी आरोप लगाया जो उसकी न्याय प्रणाली है, न्याय व्यवस्था है, उस पर भी सवालिया निशान खड़ा किया। ये बहुत ही गंभीर मामला है और आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि जिस समय अतुल ने आत्महत्या की, उसी दौरान जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में आदेश भी दिया और चिंता भी जाहिर की। जो तेलंगाना का एक केस था उसके सिलसिले में पति ने तलाक मांगा, पत्नी से तलाक मांगा तो पत्नी ने पति के खिलाफ जो है घरेलू हिंसा का या क्रूरता का मामला दर्ज करा दिया। जब पति इसको लेकर के तेलंगाना के हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने
वो जो याचिका है उसकी खारिज कर दी। अब जब अपील उसकी खारिज कर दी तो जो है उसने, पति ने ये अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत आश्चर्य जताया और चिंता व्यक्त की कि किस तरीके से जो ये दहेज प्रताड़ना का कानून है उसका जो वैवाहिक संबंधों में जो पति पत्नी के बीच जो मतभेद पैदा हो रहे हैं उसको लेकर के किस तरीके से इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। और हाई कोर्ट से भी कहा कि ये जो मामला दर्ज कराया गया घरेलू क्रूरता का पत्नी द्वारा पति पे, वो उस मामले को जो हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया, अपील को, वो गलत किया। देखिए, जो दहेज प्रताड़ना का ये कानून है इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट सहित देश की विभिन्न अदालतों ने कई बार ये टिप्पणियां की कि इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। और 2022 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में यह भी कहा कि दहेज प्रताड़ना के मामले में पत्नी पति के अलावा या उनके परिवार के सदस्यों के अलावा कई रिश्तेदारों का नाम जो है लिखवा देती है। वो कई बार दोषी भी नहीं होते, उनका अपराध में संलिप्तता भी नहीं होती और फिर भी उनका नाम लिखा दिया जाता है, जिसके चलते उनको मानसिक शारीरिक प्रताड़ना के दौर से गुजरना पड़ता है। जो ये कानून है उसकी धारा जो 498A है उसको काफी कठोर बनाया गया है। इसमें कठोर दंड का प्रावधान है, इस अपराध को संज्ञेय बनाया गया है, गैर जमानती है ये अपराध, और ये भी इसमें प्रावधान किया गया है कि अदालत से बाहर जो है दोनों जो पक्ष हैं वो उस पर कोई निर्णय न ले सकें या आसानी से समझौता ना कर सकें। एक दूसरा जो दुष्कर्म के मामले हैं या दुष्कर्म के को लेकर के जो धारा 376 है उसका भी बहुत दुरुपयोग हो रहा है। इस पर भी अदालतों की स्पष्ट टिप्पणियां हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में कहा, सूरज प्रकाश बनाम राज जो केस था उसमें जब दुष्कर्म का एक मामला आया तो उसको जो है खारिज कर दिया। उस अपील को जो है दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज किया कि निसंदेह ये महिलाओं के खिलाफ बहुत जघन्य अपराध है, लेकिन ये इसका दुरुपयोग जो पुरुषों को परेशान करने के लिए भी महिलाएं कर रही हैं। ये कहते हुए क्या उसी दौरान दिल्ली की जो उत्तरी दिल्ली अदालत है उसने 2019 के मामले में एक निर्णय दिया कि एक छात्रा से दुष्कर्म के मामले में जो है 6 साल की एक पुरुष को सजा काटनी पड़ी, जेल जाना पड़ा। जबकि पता चला अदालत ने फिर उस पर निर्णय दिया कि जो छात्रा के साथ जो पुरुष ने संबंध बनाए थे वो सहमति से बनाए थे और 6 साल तक उसको जेल काटनी पड़ी। तो ये एक तरीके से दुरुपयोग है, सहमति से आप संबंध बना रहे हैं और जो है मुकदमा दर्ज करा के उसको जेल भेज रहे हैं या उसको सजा दिलवा रहे हैं। और एक और मामला है उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का विष्णु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इसमें एक व्यक्ति दुष्कर्म के मामले में जेल जाता है और 20 साल की सजा काटता है और अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए उसको 20 वर्ष लग जाते हैं और 20 वर्ष में वो अपना सब कुछ गंवा चुका होता है, उसका धन, उसका यश, उसका परिवार, सब कुछ बर्बाद हो जाता है और इसके बाद उसको न्याय मिलता है। जुलाई 2023 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा एक मामले में कि महिला ने एक पुरुष मित्र के साथ जो है खुद अपनी सहमति से होटलों में जाती हैं और इसके बाद अगर उनका कोई मतभेद हो जाता है तो उन पर जो है दुष्कर्म के झूठे मामले दर्ज करा देती है। और साथ में अदालत ने ये कोर्ट किया कि एक महिला अपने पुरुष मित्र पर जो है दुष्कर्म का मामला दर्ज कराती है और कहती है उसने झांसा दे करके मेरे साथ दुष्कर्म किया, जबकि वो महिला पिछले 15 सालों से उस पुरुष के साथ संबंध में थी, रिलेशनशिप में थी। कानून का दुरुपयोग किया गया।
इसी तरीके से एक अन्य मामले में अदालत का कहना है कि महिला ये जानते हुए कि पुरुष मित्र उसका शादीशुदा है, उससे पहले संबंध बनाती हैं और फिर ये कहती हैं कि जो है उसको शादी का झांसा देकर के उसके साथ उसने संबंध बनाया या दुष्कर्म किया। अब ये जो महिलाएं हैं, क्या वो नाबालिग हैं या इतनी नासमझ हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा अदालत का भी मानना है। ये सब मामले क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वास्तविकता तो ये है कि जो महिलाएं हैं वो कई बार इस कानून का अपने पक्ष में दुरुपयोग करती हैं, अपने पुरुष मित्रों को सबक सिखाने के लिए, अब उनको ब्लैकमेल करने के लिए, और ये चूंकि एक सुरक्षा का हथियार न बन करके अपने लिए उन्होंने एक अपराध का हथियार बना लिया, अपने लिए एक ऐसा माध्यम बना लिया ताकि जो पुरुष हैं, पुरुषों को किस तरीके से संचालित किया जाए, परेशान किया जाए। चूंकि जब किसी पर दुष्कर्म का आरोप लगता है तो वो शर्म के मारे वो टूट जाता है, पैसे से, परिवार से, और शर्मिंदगी के चलते कई बार वो ब्लैकमेल होने के लिए भी तैयार हो जाता है। और चूंकि ऐसे मामलों में झूठ आरोप लगने के बावजूद अदालतें ये तो कहती हैं कि ये झूठा मामला है, लेकिन बहुत और फटकार भी लगाती हैं अदालतें जो है महिलाओं को, अगर वो झूठा आरोप लगाती हैं। लेकिन बहुत ऐसे कम मामले हैं जिनमें वास्तव में झूठ आरोप लगाने वाली महिलाओं को सजा भी अदालत ने सुनाई। हाँ, गिने चुने मामले हैं जिनमें अदालतों ने महिलाओं को दंडित भी किया है और सजा भी सुनाई है इस मामले में। तो आज मैं कतई इसके खिलाफ नहीं हूं कि जो है महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल ये कानून होने चाहिए, उनको पूरी दहेज प्रताड़ना के खिलाफ सुरक्षा मिलनी चाहिए, दुष्कर्म से भी के खिलाफ भी उन्हें पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन इन कानूनों का दुरुपयोग रोकने के लिए जो है हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारी संसद को आगे आना चाहिए, क्योंकि आज वो समय आ गया है कि इस बात पर विचार किया जाए और पुरुषों को सुरक्षा देने के लिए कानून बनाए जाए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ।